अक्सर ख्वाहिशें किसी और की होती पर मिलता कुछ और है। एक शादी बैंक्वेट के रूम में दो दोस्त अपनी दुल्हन दोस्त से बात कर रहे थे। श्रीतोमा ने कहा, तुम ऐसा फैसला कैसे ले लिया जिसमें न दूल्हे का नाम नहीं पता, शक्ल नहीं पता, और वो हमारे वुड बी जीजू ने भी तुमसे मिलने की चाह नहीं रखी। वाह, ये नमूनी कम थी जो दूसरा भी मिल गया। देख जग्गू, भाग जा, मैं भगाऊंगी अपने प्रिंसिपल को तोड़ के। पूर्णिमा ने बोला, क्या बोल रही है सोमू, अभी कैसे, लेकिन तेरे में ये बदलाव, आई लाइक इट। बोल जग्गू, तू क्या चाहती है। तब एक लड़की शांति से बैठी थी दुल्हन के कपड़े में। जागृति जग्गू, जिसकी उम्र 26 साल है, उन्हें देख के बोली, जब किस्मत में ये तो मंजूर है मुझे। जरा भरोसा माँ बाप पे भी कर ले, बहुत भरोसा की गैरों पे किया, जरा अपनों पे भी इस बार भरोसा कर ले। और एक मुस्कान दी। ये है मैं लीड जग्गू, मतलब जागृति सांडिल्य और उसकी जान से ज्यादा प्यारी। तीन दोस्त है, पहली दोस्त दो लीड श्रीतोमा गांगुली सोमू, उम्र 27 साल है, वेस्ट बंगाल की, मिक्स बंगाली, मतलब माँ बाप शुद्ध बंगाली, पर जब से अपने दोस्तों से मिली है तब से तीखा खाना और हिंदी की शौकीन हो गई है, कभी कभी भोजपुरी की। और दूसरी दोस्त तीसरी लीड पूर्णिमा श्रीवास्तव, पुन्नी, उम्र 27 साल, ये झारखंड से है और जागृति बिहार की, मतलब अलग अलग राज्य के। तीनों पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन साथ ही किया है, मतलब 8 से 9 साल साथ ही रहे। दिल्ली के हॉस्टल में पढ़ाई के बाद भी तीनों ने साथ में रहा, मतलब इन लॉग का प्लान ही था, तीनों साथ रहे, पर इनके प्लान पे राहु लग गए, मतलब शादी, वो भी जग्गू की। अब आते हैं स्टोरी में। पुन्नी पूर्णिमा ने कहा, देख जग्गू, जागृति अभी भी वक्त है। तभी जागृति की बहन दियांशी सुत्तू, चौथी लीड, ने बोला, ओ बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बारात आ गई। सोमू श्रीतोमा बोली, लग गई लंका। फिर बोली, एक बात बता जग्गू, तेरी बहन सुट्टू दियांशी 24 साल हमेशा तेरा वोट लगाने को क्यों रहती है। तब जग्गू जागृति ने हंसते हुए कहा, तू उसकी पति है ना, तू जाके पूछ, वैसे सुअर नहीं आई। तभी सुत्तू आके बोली, देख जग्गू, 2 साल बड़ी भाई बहन का कोई इज्जत नहीं होता, तेरी सुअर। स्वर्णा सिंह तीसरी दोस्त 26 साल जग्गू की तीसरी दोस्त, पांचवी लीड, पटना की रहने वाली, ये पढ़ाई करके वापस बिहार आ गई जॉब लगने के वजह से, पर बहाना बना के बीच बीच में दिल्ली चल जाती थी, लड़कों के साथ पिक्स और फ्लर्ट कर रही है। पापा को पता चला यहाँ तेरा शादी के जगह उसकी शादी ना हो जाए। सोमू श्रीतोमा बोली, हम सबसे पहले उसकी शादी हो जानी चाहिए था, छिछोड़ापनी तो छोड़ती। पुन्नी पूर्णिमा बोली, सच में तुझे लगता है। तभी जग्गू की मां सुहासिनी जी ने कहा, चलो जयमाला के लिए। पुन्नी ने कहा, आंटी चलिए जग्गू को लेते आते हैं। जब वो लोग सीढ़ी से नीचे आए तो पुन्नी और सोमू ने जग्गू का हौंद पकड़ के आ रही थी। जग्गू के चेहरा पे कोई भाव नहीं थे, वहीं सोमू और पुन्नी को अपनी दोस्त की फिक्र हो रही थी। तभी कोई आया और जग्गू से गले लग गई। वो और कोई नहीं, सुअर थी। सुअर। स्वर्णा बोली, बधाई हो, मैंने तुम तीनों को मिस किया। सुअर को शादी के हालात नहीं पता था कि जागृति को उसके पति का ही नाम नहीं पता, बस वो अपने दोस्त के खुशी में खुश है, और तीनों गले लग गई। तब सुत्तू बोली, मेरा क्या दी। तब सुअर बोली, आजा बच्चा तू भी। जागृति की सास आके बोली, सुहासिनी जी से बहुत गहरी दोस्ती है ना इनकी। सुहासिनी जी ने बोला, जग्गू जागृति इनकी और ये लोग जग्गू की जान है, एक दूसरे के लिए काफी है। तब सुहासिनी जी ने पास जाके कहा, चलो वरमाला का वक्त हो गया। सुअर। स्वर्णा बोली, अरे आंटी ले आते हैं, ये लोग स्टेज के तरफ बढ़े। सुअर ने गाना बजा दिया, ये गाने पे मेरी यार की शादी है, और सुत्तू के साथ नाची, साथ में पुन्नी और सोमू को भी नचवाई। सब तो हंसने लगे, ये गाने पे लड़के नाचते हैं, यहाँ लड़की वाले नाच रहे हैं। देसे वो बारात लेके आए और उस समय जोर जोर से पटाखा फुट रहा था, सब शौक थे। तो सुत्तू बोली, अरे लड़की वाले हैं, एंट्री भी जबरदस्त होगा। सब नाचने लगे, सब जो इन पांचों के पीछे आ रहे थे, जो शांत थे, वो लोग भी नाचने लगे। और उसमें जग्गू सोमू के हौंद पकड़ी रानी के दे से आ रही थी, जबकि चेहरा नीचे था, और बैंक्वेट के बाहर बहुत जोर जोर से पटाखे बज रहे थे। सुअर सोमू को बोली, टेंशन मत ले, हमारी जग्गू अभी शांत है, पता है, पर जानती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तू चिंता मत कर, वो हैंडल कर लेगी, नहीं तो हम लोग हैं। तब सोमू और पुन्नी रिलैक्स हुए, पर फिक्र भी थी। सोमू जग्गू का हौंद पकड़ा हुआ था, पर पुन्नी भी नाच रही थी। सबने चाहा कि जग्गू भी नाचे, तब सोमू ने मना किया, क्योंकि जग्गू के नजरें झुकी हुई थी और चेहरा खाली। उसने नजर उठा के सच सजावट भी नहीं देखा। तभी जब वो लोग स्टेज पे चढ़ने वाली थी, तब सामने हौंद आया। पुन्नी और सोमू उसका हौंद देने वाली थी, तभी सुअर बोली, ने कहा, हम ऐसे नहीं अपनी दोस्त को देंगे। तब सोमू ने बोला, बेशक। तब सामने से आवाज आया, क्या नेक चाहिए, और एक लिफाफा निकल दे दी। आद्विक भारद्वाज मैन लीड, उम्र 30 साल, ने एक हौंद बढ़ाया। जग्गू ने घबराते हुए हौंद दे दिया। सबने तालियां बजाईं और वो लोग स्टेज पे आ गए। आद्विक ने जागृति को देखा और जग्गू ने एक नजर भी नहीं देखा। वरमाला हो जाने के बाद फोटो सेशन चालू हुआ। सुअर स्वर्णा ने जाके फोटोग्राफर को कहा, एक पिक हमारा हमारे दोस्त के साथ। फिर क्या, चारों दोस्तों ने तो दूल्हे को इग्नोर कर दिया और अपने पिक लेना शुरू हो गया। आद्विक का दोस्त अक्षय राजपूत, उम्र 29 साल, ने बोला, यार शादी तेरी है ना।
आद्विक घूर के देखा सुअर और सुत्तू आके बोली, हमारे प्यारे आधे जीजू एक रस्म और है तो। आद्विक ने कहा, क्या? सुअर बोली, थोड़ा उठ के चलिए साइड में। तब अक्षय बोला, कुछ तो गड़बड़ है। वो दोनों बोली, चलिए आप और आपके दोस्त लोग। उसने सबके साथ पिक फोन से घिंचा और सुत्तू बोली, यही रुकिए। और दोनों जाके जागृति को और बाकी दोनों को लेके आ गई और स्टेज पे रखे सोफे पे बैठा दिया और खुद सत्तू के साथ नीचे बैठ गई। स्वर्णा सुअर बोली, फोटो वाले भैया घिंचो, मस्त पिक की लगना चाहिए कि जग्गू गैंग की तूफान का शादी। ये बात धीरे से बोली थी। सुअर चश्मा निकाल के उसने अपने लहंगे फंसाया था और जग्गू का भी उसने गले मिलते वक्त लहंगे में फंसा दिया था। जग्गू नजरें नहीं उठा रही थी। तब सोमू को इशारा करके जग्गू को चश्मा लगा दिया। सुअर बोली, जग्गू चल स्माइल कर जहर वाला। तब जग्गू उसे देखी। सुअर बोली, यार मजाक था। तब वो लोग 6 से 7 पिक लिए। फिर बोली, फोटो वाले भैया बाकी फोटो थोड़ी पीने बाद, मतलब खाने पीने बाद। अद्विक का एक दोस्त समीर सिंह, उम्र 29 साल, ने बोला, भाभी का नहीं पता पर भाभी की घनिष्ठ मित्र लोग तौबा तौबा चुना लगा गई, वो भी मिलावट वाला। और हम लोग ने लगवा भी लिया, पर भाभी इतनी शांत क्यों है? तब अद्विक बोला, माँ बताई कि बहुत शांत लड़की है। तब सुहासिनी जो बोली, चलो इसको तैयार करवाना है, मतलब बाकी के रस्म के लिए। तब सब जग्गू को लेके रूम में गए। आधे घंटे बाद सब जग्गू को ले आए। वो पीला ऑरेंज कॉम्बो की साड़ी पहनी थी, हमेशा के तरह हल्का मेकअप, उसके आधा चेहरा ढका था। आद्विक के बगल में बैठ गई। सारी विधि पूरी हुई। जब कन्यादान का वक्त आया तब पापा देवेंद्र सांडिल्या रिटायर पारा मिलिट्री अफसर पर अभी भी खुद को फिट रखे हैं। जब उन्होंने अपने पत्नी की आंखों में आंसू देखे तो जब पंडित कन्यादान के कह मंत्र दोहरा रहे थे, आखिरी मंत्र के बोलने बाद बोले, दक्षिणा देही। तब देवेंद्र जी ने भी बोल दिया, दक्षिणा देही। तब पंडित जी बोले, मुझे दीजिए दक्षिणा, मंत्र नहीं है यजमान। सब हंसने लगे, सुहासिनी जी भी। पर जग्गू शांत थी। फेरे में जब भाई को बुलाया गया सूप में लावा देने, तब सुट्टू, सोमू, पुन्नी, सुअर ने सब नए रस्में निभाने आगे बढ़े, क्योंकि जग्गू और सुट्टू 2 बहन ही थी, कोई भाई नहीं था। सब इन लोग का प्यार देखे के भावुक हो गए। सब ने लावा डाला। जब सिंदूर दान होने वाला था तब उन्हें एक गमछा से ढक दिया ताकि किसी के नजर न लगे, और सिंदूर नाक से पूरे मांग भरा जाता है। आद्विक तो बस खामोश जग्गू को देखा, जिसने उसे एक बार भी नहीं देखा। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब पर्दा हटा सबने जागृति को देखा, जिसके चेहरे पे चमक थी पर बिना भाव के चेहरा सुना। उसका सर चुंदरी साड़ी से ढका था, जिसे उसके आधा चेहरा ढक दिया। आद्विक बेचारा, उसे फिर से जग्गू को देखना था। तभी सुअर, सोमू, पुन्नी और सुट्टू ने कहा, छुपाई रस्म का नेक। तभी सोत्याजीत बनर्जी, बंगाली प्यो, उम्र 31 ने कहा, पो जूता तो हमारे पास है। और सब लड़के वाले हंसने लगे, पर सोमू ने ऐसा कुछ कहा कि सबका हंसी उड़ गई। उड़ी बाबा, किसने कोहा तुम्ही के होमने जूता चुराई है? तब सबने बोला, तो। पुन्नी बोली, अपग्रेड योर माइंड, और फोन घुमाने लगी। जीजू 50,000 दीजिए, फोन ले जाए और चिंता मत करिए, हम लोग को लॉक खोलने में वक्त नहीं लगेगा। तब अधिकांश झा, उम्र 30 साल, को याद आया पुन्नी ने आद्विक का फोन मांगा था, ये बोल के कि आद्विक की मां शोभा जी ने मांगा था फोन, और अधिकांश ने तो बिना सोचे समझे दे दिया। पुन्नी की मासूम शक्ल देख के कि वो जागृति भाभी जैसी सीधी है, पर शायद अधिकांश बाबू भूल गए थे डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, और यह नहीं सोचा शोभा जी उनसे भी फोन मांग सकती थी। जब वो याद से वापस आया, बाप रे कतई शातिर है ये लोग। तब सोमू बोली, अगर इन लोग को पता चला आइडिया किसका था, इन लोग को भरोसा नहीं होगा। पुन्नी, सुअर और सुट्टू ही सुने थे। अद्विक ने चुपचाप से नेक दे दिया। सुहासिनी जी ने सबको खाना खाने चलने कहा गया और जग्गू को उसके दोस्तों के साथ रूम में भेज दिया। जहां जागृति जग्गू रूम में जाके कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि आज उपवास रहना है और मैं खुद के लिए नियम नहीं बदलूंगी, तुम लोग खाना खा लो। तो सोमू ने उसे जूस दिया और बोला, ये पी ले। तब जग्गू ने पी लिया। तब सुअर बोली, सुन, रूम में कोई भी चल पे क्लिक करवाते हैं, जग्गू का उसका एक भी नहीं है, मना मत करना। बाद में ये न सोचो यार उस दिन मैंने हल्का मुस्कुरा दिया होता तो बढ़िया होता, और थोड़ा स्माइल कर हमारे लिए। तब जागृति ने हंसते हुए बहुत सारे पिक क्लिक करवाए, वो बाद में पता चलेगा कैसे पिक खिंचवाए थे, फिर सब ने साथ में क्लिक करवाए। जब सुहासिनी जी को पता चला कि जग्गू नहीं कुछ खाए तो प्यार से बोली, बेटा फ्रूट खा लो। तब जग्गू बोली, माँ मैंने पी लिया जूस। तो प्यार से सुहासिनी जी ने फ्रूट खिलाया। जागृति भी खाली और माँ को भी खिलाया। जब जग्गू जागृति के पापा आए, बोले, कोई हमें भी पूछ ले। तब जग्गू उठ के गई और पापा को लेके आए बिस्तर पास और बैठा के फ्रूट खिलाया और अपने सारे दोस्तों को भी। तब शुटू बोली, इतना में मेरा और सुअर दी का क्या होगा, रुको और ले आती हूँ। तभी एक फोटोग्राफर ने उन लोग के हर मोमेंट्स कैप्चर क्लिक कर रहा था, क्योंकि सुट्टू ने कहा था जिसका पता किसी को नहीं था। उम्मीदों का क्या है, जागता छोटी चीज से है और खत्म दूसरों की खुशियां खत्म करके होता है। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। तब सोमू कुछ सोचते हुए बोली, मैं तो हैरान हूँ जग्गू इतना शांत कैसे। तभी देवेंद्र जी बोले, चलो विदाई का वक्त हो गया। तब सबने जग्गू को विदा किया। आज तो पापा के आंखों में आंसू थे, जग्गू की दोस्त तो छोड़ ही नहीं रहे थे।
तब समीर ने कहा, आपको को भाभी को नहीं छोड़ना तो आप लोग भी चल सकती है। तब सुट्टू बोली, चल तो हम देंगे पर बवंडर आप नहीं संभाल पाएंगे। सोमू और पुन्नी ने कहा, देख जग्गू तू काबिल है हमें पता है, लेकिन जब जरूरत पड़े कॉल करना, पटना दूर नहीं। तब जग्गू ने उन दोनों के गले लगाते हुए कहा, मुझे पता है और मैं तुम लोग के सर पे नाचने वाली बेताल हूँ, ऐसे कैसे पीछा छोड़ सकती हूँ, प्लीज अभी कुछ दिन मेरे घर पे रहना। और कुछ इशारा किया और सुअर को भी इशारा किया, वो लोग समझ गई। इतना देर में सबने मतलब बाराती पक्ष ने जग्गू की आवाज सुनी जो बहुत प्यारी थी। उसकी आवाज में एक दर्द था, चेहरा ढका हुआ था तो किसी को पता नहीं चला कि वो रो रही थी कि नहीं, पर कंपकपाही से पता चल गया। तब सोमू ने शिव जी की छोटी मूर्ति जग्गू के होंठ में थमा दी, जग्गू ने भी उसे सर से लगा लिया। सबने जग्गू को विदा किया। जब 5 घंटे बाद पटना पहुंचे तब भी जग्गू ने कुछ नहीं कहा, पर अचानक से उसे उस बीच एक कॉल आया। व्हाट्सएप से उसने वीडियो कॉल उठाया। तब अचानक से सुअर स्वर्णा बोली, यार तेरे बिना मन नहीं लग रहा है जग्गू। तब सुट्टू बोली, सब झूठ जग्गू, ये स्वर्णा दी ने कोई याद नहीं किया। 2 प्लेट छोला भटूरा और डोसा, गुपचुप 6 प्लेट और बहुत कुछ खाया, मेरा लाया हुआ खाना भी। तब सुअर बोली मासूम बनते हुए, तूने कुछ नहीं खाया है ना जग्गू, तेरे बदले मैंने खाया तेरी याद में। तब सोमू बोली, जिंदा है वो। पुन्नी और सुअर गाने लगी, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों। तब सोमू मुंह बंद करवाते हुए कही, जग्गू तूने हेडफोन लगाया है? जग्गू ने नहीं बोला। सोमू बोली, हो गया कर्मकांड, अब हम जग्गू के ससुराल भी नहीं जा पाएंगे। तब से अद्विक हंस रहा था। खिड़की के बाहर देख के वो बोला फोन अपने तरफ करके, नहीं आप लोग आ सकते हैं, मेरा घर और मेरे दोस्तों के दिल आपके लिए खुला है। अद्विक के फोन पकड़ने से जग्गू ने होंठ हटा दिया। तब सुअर ने फ्लर्ट करते हुए कहा, आपके दोस्तों को कौन चाहता है, आप अपना बताइए। तब अद्विक ने हंसते हुए बोला, जी नहीं मैं रिजर्व हो गया हूँ। सुअर नौटंकी करते हुए बोली, हाय ये दुख खत्म क्यों नहीं होता मेरे जिंदगी से। अद्विक हंसने लगा। फोन के उस पार सुअर को छोड़ सारी लड़कियां अपना सर पीट ली। जागृति शांत थी। सब बात करके जग्गू ने सबको टाटा कहा और फोन रख दिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। घर पहुंचने के बाद कुछ रस्म हुए। तब फोटोग्राफर ने कहा, एक पिक दुल्हन के लेना। जग्गू की नज़र और चेहरा जमीन तरफ था, वैसे ही पिक लिया गया और मंदिर में पूजा करने के बाद सबके आशीर्वाद लिया। तब शोभा जी ने कहा, तुम लोग जागृति को दूसरे रूम में ले जाओ, मैं खाने को कुछ भिजवाती हूँ। अद्विक अपने दोस्तों के साथ अपने रूम में चला गया। तब अधिकांश ने कहा, अद्विक भाभी बहुत सीधी शांत लगती है, हट मत करना। तब समीर बोला, ओह नहीं, मुझे लगता है तूफान के आने से पहले की शांति है। वहीं जग्गू खाना को देख रही थी, कभी शोभा जी को। तब शोभा जी बोली, खा लो बेटा। शोभा जी का होंठ पकड़ के जग्गू ने कहा, मुझे प्यास लगा है आंटी जी। तब शोभा जी ने कहा, आंटी नहीं माँ बोलना। तब जग्गू बोली, जी माँ। जग्गू ने ज्यादा नहीं खाया क्योंकि उसका खाना पीना सुतना उठना हाँ सब अपने सोमू और पुन्नी के साथ होता था। तब वो बोली, माँ मैं आपसे कुछ चीज का इजाजत मांग सकती हूँ। तब शोभा जी हंसते हुए कहा, माँ भी बोलती हो इजाजत भी मांगती हूँ, वैसे कल अपनी दोस्तों को या जब चाहो बुला सकती हो और एक बात घर में कुछ भी पहन सकती हो, बेटी हो हमारी। ये सुनते ही वो शोभा जी के गले लग के बोली, धन्यवाद माँ आप बेस्ट हो। तब अद्विक के पापा राजेश भारद्वाज रिटायर्ड लॉयर आके बोले, आपकी माँ ही बेस्ट पापा नहीं। तब जग्गू बिस्तर से उठते हुए बोली, ऐसा नहीं है पापा। तब राजेश बोले, मैंने मजाक किया, इन दोनों गधों मतलब अद्विक और वेदांत। अद्विक से 3 साल छोटा मतलब 27 का और जग्गू से 1 साल बड़ा। वो शादी में तो आया था पर लेट से काम के सिलसिले के कारण और आते ही खाने में व्यस्त हो गया, के बदले बेटी होती। तब वेद रूम में धमकते हुए बोला, हम दोनों हैं तब ना आपको प्यारी प्यारी बहुएं मिलेगी। इतना बोल के जग्गू के पास गया और गले लगते हुए कहा, तो भाभी मेरा नाम वेदांत है, मतलब वेद भाभी आपने खाना नहीं खाया। जग्गू बोली, पेट भर गया, मन में अच्छा अद्विक है महाशय का नाम। राजेश जी वेद को अलग किया, बोले, बिहेव। तब वेद मुंह बना के बोला, मेरी भाभी मां समान है, और मुस्कुरा दिया। सब ने जग्गू को आराम करने के लिए छोड़ गए, शायद जग्गू भी यही चाहती थी। वो नहा के साड़ी पहन ली और अपने दोस्तों के ग्रुप खुफिया एजेंट ग्रुप का नाम में मैसेज की, बोली सेंड करो पिक्स, और फोन रख के सो गई। पर ये सब रस्मों में ही शाम के 4 बज गए और खुद को आज़ादी दिलाते हुए 6 बेचारी 1 घंटा के लिए सोई थी। तब शोभा जी आई, बोली, बेटा उठ। तब जग्गू उनको नींद में होंठ पकड़ के बिस्तर पे बैठाया और गोद में सर रख के बोली, माँ अभी तो सुबह के 7 बजे होंगे ना, थोड़े देर और। शोभा जी बोली, बेटा सुबह के नहीं शाम के 7 बजे तो। जग्गू कया, माँ मजाक कर रहे हो, मैं कल रात से अभी तक कैसे सो सकती हूँ। और अचानक से उठ गई तो सामने देखी शोभा जी को मुस्कुरा रही थी। तब जग्गू को याद आया, उसने सर पर आंचल रख के कहा, माँ माफ कीजिएगा। शोभा बोली, जग्गू मैं भी माँ हूँ तुम्हारी, जब चाहो तब गोद में सर रख सकती हो और ये आंचल लेने की जरूरत नहीं, गांव के रिश्तेदार भी चले गए, अपने घर में आराम से रहो। जग्गू ने बोला, ठीक है माँ। तब शोभा जी, खाना लाई हूँ खा लो, फिर तो अपने रूम में भी जाना। जग्गू कुछ नहीं बोली। रात में जब उसे अद्विक के रूम छोड़ आए
जग्गू व्यंग भरी मुस्कान से देखी और बोली, सिलसिला शुरू हुआ उम्मीदें जगाने का, पर कोई उन्हें बताए गालिब हमें उम्मीद से सख्त नफरत है। उसने अपने बैग से एक टी शर्ट निकाला और कैफरी निकाला, चेंज कर लिया। उसने फ़ोन निकाल और हेडफोन लगा लिया और गाना सुनने लगी। तब कोई रूम में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। जग्गू की एक आदत थी, वो जिस काम में लगती वो सब भूल जाती। वो आंखें बंद करके बिस्तर पे बैठ के सर टिका दिया। तब उसका कोई कंधा थपथपाया तो उसके आंखें जाके अद्विक से मिली। पहली बार था जब उन दोनों का आंखें मिली और जग्गू ने देखा उसे, लेकिन फिर भी जग्गू के आंखें और चेहरे पे खालीपन था। वो समझ गई अद्विक है। वो चेहरे नीचे कर लिया तो अद्विक ने बोला, तुमको आवाज़ नहीं आया? मैंने कितना आवाज़ दिया? तो जग्गू ने हेडफोन दिखाया और फुल साउंड में गाना बज रहा था। तब वो बोला, सुनो, शादी से उम्मीद मत करना, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो वो बोला, कुछ बोलोगी तुम? तब जग्गू ने हेडफोन और फ़ोन उठाया और बालकनी के तरफ चली गई। बस इतना बोली, सो जाए आप और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात उम्मीद की, तो अच्छे अच्छे लूट गए उम्मीदों के दुनिया में, तो मैंने उम्मीदें लगाना छोड़ दिया। ये बात आंखों में देख के बोल के चली। अद्विक बोला, ये क्या बोल के गई, समझ नहीं आया। अद्विक देखा वो बाहर बालकनी में गई, वहां आंधी चल रही थी और जग्गू ने अपने बाहें खोल दिया और आंखें बंद कर दिया। 3 मिनट बाद वो वहां के रखे चेयर में बैठ के गाना सुन रही ही, हेडफोन लगा के, और कुछ कर रही थी, पता नहीं क्या, लेकिन उसका दिमाग का बात नहीं पता कर सकता। लेकिन उसके आंखें गुस्से से दहक रहे थे। जो आंखें बंद करके शांत किया और बोला, उम्मीद भी यही थी, और गाना सुनने लगी। अद्विक बोला, ये समीर और अक्षय का प्लान तो फेल हो गया। बड़ा बोला, औरत औरत से जलती है, अपना पति जब किसी और का हो तो। अधिकांश ने मना किया था रिश्ता खराब ना हो जाए, और सत्यजीत ने कहा था बहुत मार खाएगा। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा सुहागरात। क्या रात में भी बगल में नहीं रह सकते? इन लोग को कल बताता हूँ। और ये महारानी मुझे छोड़ के चली गई, थोड़ी सी भी जलन नहीं हुआ? खींच के बोलती, मुझे तुम मेरे हो पर नहीं। और उम्मीद का शायरी सुना। अद्विक मन मार के सो गए। रात के 1 बजे जग्गू रूम में आई और देखी सोफा नहीं था और बोली, मेरे ससुराल वाले प्रो है। उसने फ़ोन के लाइट से चादर और गद्दा निकाल के नीचे बिछा के सो। जागृति ने अपने आंखें बंद करके स्तोत्र गाया। भले वो गायक नहीं थी, पर उसके गाने में अपने आराध्य के लिए भक्ति दिखी। सबने उसे देखा था, वो आंखें बंद करके गाते सुना। उसके चेहरे में अलग ही नूर था। स्तोत्र खत्म होने के बाद जब पीछे पलटी तो देखी सब थे। उसे नहीं पता था, उसने सबको देखा और तुलसी के पास गई। वो गायत्री मंत्र पढ़ते हुए गई और तुलसी के पास जाके तुलसी माँ को जल दे के आरती किया और सूर्य भगवान को जल देते वक्त मंत्र पढ़ा। फिर आके सबको आरती दिया और फिर आरती की थाली रख के बड़ों का आशीर्वाद ली। तब शोभा बोली, तुम्हें पूजा इतना अच्छे तरीके से करने आता है, कभी सुहासिनी जी ने नहीं? तो जग्गू सर झुका के सुन ली। उसके आवाज़ सुन के तो अद्विक और सारे दोस्त आ गए, साथ के वेद भी। वेद तो अपनी माँ पापा के गले लगा और फिर जग्गू के पास जाके गले लग के बोला, भाभी माँ गुड मॉर्निंग। जग्गू तो के बार को हिचक गई, फिर प्यार से वेद के माथे सहला दी, चेहरे पर हल्के मुस्कान। अद्विक बोला, देखो कैसे प्यार से उसका सर सहला रही। तभी अधिकांश बोला, शायद वेद को नहीं पसंद, कोई उसका बाल छुए देख लो, तुम्हारा पत्ता कटा अदूं। अद्विक अद्विक घूर के अपने दोस्तों को दे। तब जग्गू बोली, वेद भैया आप नहा लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ, आप लोग भी तैयार हो जाए, मैं चाय नाश्ता बनाती। उसके सर पे आंचल था, वो सुंदर तो बहुत लग रही थी। शोभा जी को बोली, माँ आप बता दीजिए क्या बनाना है। वेद बोला, भाभी मुझे पूरी आलू दम गुड़ की खीर खाना। तब जग्गू बोली, ठीक है। तब शोभा जी बोली, यही बना दो। अद्विक बोला, मैं भी हूं, मुझसे पूछ लो को। सत्यजीत बोला, बाबू मोशाया तुम्हारा टिकोट कोट गोया। अक्षय ने भी कंधे में थपथपाया। अद्विक बोला, चलो तुम लोग रूम में कुछ बात करना। वो लोग रूम में गए। अद्विक कमरा का दरवाजा बंद किया और गाना बजाया। समीर बोला, क्या कल रात अच्छी कटी जो हमारे साथ नाचना चाहता? अद्विक ने समीर को पकड़ा, बहुत मार मारा और अक्षय को भी, और बोला, कुछ नहीं हुआ, उसने सब बात बता। अधिकांश बोला, हो गया स्यापा, वैसे भी भाभी को देख के कोई नहीं बता सकता कि वो क्या सोचती है। अद्विक बोला, एक बात और, मैं जब सो के उठा उसके साइड एकदम सिलवट के बिना। तो सबने बोला, कौन उस? तो अद्विक बोला, मेरी बीवी जागृति के तरफ, पता नहीं कहाँ सोई थी, कहीं बाहर तो नहीं। तब अक्षय बोला, हाँ हो सकता है। तब अद्विक बोला, जाओ रेडी हो जा। जब वो लोग आए तो शौक हो। ऐसा क्या देखा इन लोग ने जो शौक हो गए? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आपकी दोस्त ज्योति। तब अद्विक बोला, जाओ रेडी हो जाओ, नाश्ता करना है। 1 से 1.5 घंटे में सब डाइनिंग टेबल में पहुंचे तो देखा वे शौक रह गए। वेद जो कभी रसोई में नहीं आई गया, वो रसोई में बात कर रहा आया था। फिर जगगू ने उसे मुस्कुरा के कुछ बोली तो जूस का जग लेके आया आई और खाने के कुर्सी पर बैठ गया। तब शोभा जी, इतना खाना क्यों बनाया? तब जग्गू बोली, वेद भैया को पूरी आलू दम गुड़ की खीर और पापा को डायबिटीज है तो शाही पनीर बना दिया, और ज्यादा कुछ नहीं, छोला पकौड़ी कड़ी गोभी आलू। अद्विक के दोस्त भी खुश हो गए, उन्हें ये सब पसंद था। तब शोभा जी बोली, तुम्हें कैसे पता कि इन लोग को क्या पसंद है और डायबिटीज के बारे में? तो जग्गू बोले, रामू काका और वेद भैया ने बताया।
तब अद्विक मन में बोला, मेरे लिए तो फैव है ही नहीं। तब जग्गू खाना परसने लगी। तब शोभा जी बोली, तुम बैठ जाओ। तो जग्गू बोली, नहीं माँ, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। उसने अब की परसने लगी और किचन में जाके एक बाउल ले आई। तो सब ने पूछा क्या है इसमें, तो बोली, गाजर का हलवा है। तब अद्विक खुश हो गया और सत्यजीत भी। सत्यजीत बोला, वाह भाभी, मजा आ गया। तब राजेश जी बोले, हम भी खाएंगे। तब शोभा जी बोली, खा के दिखाए, और हौंथ पे उनके एक हौंथ मारा। राजेश जी तो प्यारा शक्ल बनाई और उदास हो गए। सब हंसने लगे। तब जग्गू कुछ नहीं बोली, किचन में जाके एक और बाउल ले आई जिसमें गाजर का हलवा था और बोली, आप ये खा सकते हैं पापा, ये शुगर फ्री है और इसमें मीठापा भी है। सब ने पेट भर के खाना खाया, सब ने तारीफ भी किया। तभी रामू काका ने शोभा जी को किचन में बुला के कहा, बहू के हौंथ में बरकत है, उसने कम खाने के सामान से इतना खाना बनाया है जो बहुत कम के पास होता है। शोभा जी मुस्कुराई। तब सबके खाने के बाद तब शोभा जी आई, जग्गू जागृति को डाइनिंग टेबल के पास ले गई, बैठाई और खाना परोसी। तब जग्गू बोली, माँ आप आराम करो, मैं खा लूंगी। शोभा जी बोली, उदास से मुंह बना के, मेरी बेटी मुझे माँ नहीं मानती। जग्गू ने कुछ नहीं कहा, बस उनके कमर से अपने हौंथ लपेट के सर रख के बोली, नहीं माँ, बस तकलीफ इतना बोलना था। जग्गू के सर पे मारते हुए शोभा जी बोली, तकलीफ चुपचाप खाओ। तभी वेद आ गया, बगल में बैठ के खाना परोसने लगा। तब अद्विक के दोस्त भी आ गए, सबने बात किया, अपना परिचय दिया। जग्गू सुन रही थी, मन में बोली, धोखे की शुरुआत होती है परिचय से होता है, पर आप लोग वैसे नहीं, पर मेरा सबक मुझे भरोसे करने नहीं देता, कभी कभी एक दो सवाल के जवाब दे देती। तब अद्विक बाहर से फोन पे बात करके आता है, देखता है कुछ जग्गू को खाना परोस रहे थे, कुछ दुनिया जहां के बात कर रही थी। जग्गू शांत थी। तब वो ये देख के रूम में चला गया। जग्गू बोली, मेरे प्यारी माँ और प्यारे भाइयों, बस अब नहीं खा पाऊंगी। तब वेद बोला, आप तो अभी तक 4 पूरी खाया, अभी मीठा बाकी है। तब वो बोली, मैं मीठा खा ली। सबने कटोरी को देखा तो खाकी था। वेद बोला, कब खाए? तो बोली, मुझे मीठा खाने के बाद तीखा खाने का आदत है। तो समीर बोला, भाभी आपको इतना मीठा पसंद है? तो जग्गू बोली, नहीं, मतलब हाँ, पर मुझे ज़्यादा तीखा पसंद है। मीठा खाने के बाद मन अजीब होता है तो तीखा लास्ट में खाती हूँ। अधिकांश बोला, वाह भाभी, ऐसा खाने का तरीका आज तक नहीं देखा। तब जग्गू बोली, मन में अभी जाने कहाँ हो? जग्गू बोली, मैं काम निपटा लेती हूँ। ये बोल के सर झुका के किचन में बर्तन ले गई। अक्षय बोला, हाय कितनी सीधी है भाभी। तब वेद बोला, भाभी माँ किसकी है? तब शोभा जी वेद का कान पकड़ के बोली, खोजा कौन है? सब हंसने लगे। तब शोभा जी बोली, जाके जग्गू को, जागृति बेटा जाओ, जाके साड़ी चेंज करो, कुछ हल्का पहन लो, डे से टी शर्ट लो या जो कंफर्ट लगे, और आराम करो। तब जग्गू सर हाँ करके रूम चल गई। वो डे से ही दरवाजा खोली, वो अंदर से दरवाजा खुल गया। ध्यान न रहने की वजह से जग्गू के हौंथ अद्विक के सीने के पे रखा गया। एक बार को अद्विक हड़बड़ा गया और जग्गू भी। उसने जल्दी से हौंथ हटाई और बोली, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था, और बगल से निकल गई। वो एक तरफ से, पर एक नज़र वो नहीं देखी। कपड़ा निकाल के कपबोर्ड से वॉशरूम में चली गई। उसने टी शर्ट और कैफरी डाला, बेड पे आके बैठ गई और अपने घर में बात की और बोली, माँ सामान भेजवा देना जो मैंने पैक किया था। सोमू, पुन्नी और सुअर के हाथों परसों। फिर कुछ देर बात करके अपने ग्रुप में मैसेज किया और बोली, परसों मेरे ससुराल आ जाना, बाहर चल के बात करेंगे। ये लिख के हेडफोन लगा के गाना बजा के आंख बंद कर ली। वो अलार्म बजने से 1 बजे दोपहर में उठी। कमर पे हौंथ महसूस हुआ। वो हौंथ हटाई अद्विक का और वॉशरूम जाके बाहर आई, नीचे चली गई। उसके जाने के बाद अद्विक आंखें खोले अपने और बोला, क्या खामोशी का राज है तुम्हारा बीवी? शोभा के पास जाके बोली, माँ क्या बना दूं? तो शोभा जी बोली, नहीं, रामू काका और शांति जी ने बना दिया है। फिर जग्गू बोली, माँ परसों मेरे दोस्त आएंगे मेरा सामान देने। शोभा जी बोली, अच्छी बात है, और उसका सर फेरने लगी और जग्गू अपना सर उनके गोद में रख ली। तब शोभा जी बोली, तू खुश है ना बेटा हमारे साथ? तो जग्गू बोली, हाँ माँ, आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। तब राजेश जी बाहर से आए और बोले, बेटा क्या हुआ? तब जग्गू उठ गई। तब राजेश जी बोले, सोए रहो, पापा हूँ तुम्हारा और तुम मेरी बेटी, जो चाहो हक से बोल सकती हो। तब जग्गू बोली, ठीक है, कल से आप मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे माँ को लेके, और योगा भी करेंगे। राजेश जी हंसने लगे और शोभा जी बोली, ठीक है, मान लिया। तब रामू काका बोले, चलिए सब खाना लग गया। सब आ गए। जग्गू ने सबको खाना खिलाया और अद्विक के दोस्त अगल बगल ही रहते थे, मतलब अद्विक के घर से आधा घंटा दूर घर में, तो सब घर चले गए। सबने आते रहने का वादा किया। सब ने अपना नंबर दे दिया जग्गू को कि जरूरत पड़ने पे बेहिचक बड़े भाइयों को कॉल करे। जग्गू भी ने सर हिलाया और समीर ने अद्विक को जग्गू का नो भेज दिया। अद्विक को अपनी बीवी का नंबर अपने दोस्तों से लेना पड़ रहा है और क्या ही कर सकता था, बस किस्मत पर हंस रहा था। व्हाट्सएप पर जब वो अपनी बीवी का डीपी देखा, उसका मुंह बन गया, क्योंकि उसके डीपी में अंधेरे में एक लड़की खड़ी थी जिसका शक्ल ढका था, और ये डीपी उसके अक्षय ने भेजा था। क्यों उसके शौक इतने अजीब है और खामोश आसान नहीं, मुझे जान जाओ।
यूं आसान नहीं, मुझे जान जाओ, बहुतों को शिकस्त मिला है इस खेल में। चाहो तो अजमा लो तुम भी, है हार तुम्हारे भी नसीब में। रात में अद्विक बोला, मुझे कल से ड्यूटी ज्वाइन करना है। तब उसने जग्गू को देखा जो सर नीचे की हुई कुछ सोच रही थी। तब शोभा बोली, पर इतनी जल्दी अभी शादी हुआ है? राकेश जी बोले, हाँ अद्विक, अभी वक्त दो अपनी बीवी को। तब अद्विक बोला, केस है एजेंट, तो जल्दी ज्वाइन करना होगा तो। राकेश जी बोले, तुम ही समझाओ जागृति बेटा। तो जागृति बोली, पापा मैं इनको इनके फर्ज से पीछे नहीं कर सकती, इन्हें ज्वाइन करने दीजिए, वो जरूरी है। सब ने न चाहते हुए मंजूरी दे दी। सब अपने कमरे की ओर बढ़ गए। जागृति ने फोन और हेडफोन लेके बाहर चली गई और कुछ कर रही थी फोन से। तब अद्विक रूम में आके पूरे रूम को खाली देखा। वो बालकनी तरफ देखा तो वहां जागृति थी। अद्विक बोला, ये आजकल की लड़की लोग शादी के बाद बहुत सारे पिक लगाती है, डीपी लगाती है, पर ये नहीं डे से इन सब से फर्क नहीं पड़ता। और उसे तो अपनी बीबी के फोन से जलन मच रहा था कि दिन भर बीबी के पास रहता है, बोल के पलंग पर जाके सो गया। रात के 12 बजे जागृति आई और गद्दा चादर बिछा के नीचे सो गई। वो सुबह 4 बजे उठी, महादेव बोल के वो फ्रेश हुई और ट्रैक सूट पहन के छत पर चली गई। वो अपना एक्सरसाइज किया और जब उगते सूरज को देखा तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया। जागृति के चेहरे पे जो पसीना था वो सूरज के रोशनी में चमक रहे थे। वो 6 बजे रूम आई, नहाई और कपड़े चेंज करके चली गई मंदिर तरफ। तब सबको महादेव को पंचाक्षर मंत्र सुनाई दी। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वनाशकाय श्री नीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्राक वैश्वनलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठेत शिव सन्निधौ शिवलोकम वापनोति शिवन सह मोदते। सब उठ के आ गए थे मंदिर के पास। तब जागृति हल्की मुस्कान के साथ सबको देखा और सर नीचे कर तुलसी माँ को पूजा, सूर्य भगवान को जल दिया और सबको आरती दिया, फिर आशीर्वाद लिया शोभा और राजेश जी का। अद्विक को समझ ही भी आ रहा था कि वो सो कब और कहाँ रही है और उठ कब रही है, इसके बारे में कुछ नहीं पता मुझे। जागृति किचन में चली गई। अद्विक थोड़े देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर का यूनिफॉर्म पहन के आया। पहली बार जागृति अद्विक को देखी, ध्यान से आंखों में आंखें में डाल के अद्विक बोला, लगता है बीबी को मैं यूनिफॉर्म में हैंडसम दिखा। वैसे भी उसे लग रहा होगा कि शालू के साथ चक्कर है मेरा, और कल भी यही सोच के ड्यूटी ज्वाइन करने का साथ दी, क्योंकि उसे लगा मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ। मेरी फूटी किस्मत, जो उन नलायकों का सुना उनका जिनका शादी नहीं हुआ। जागृति ने नजर हटाया और सबको खाना परोस के बैठ गई खाने। सब अपने काम में निकल गए। वेद अपना लॉ फर्म, हाँ वो लॉयर है, और शोभा जी अपने दोस्तों से मिलने चली गई और जागृति अपना फोन पे कुछ करने लगी। वो जल्दी ही पता चलेगा वो क्या कर रही है। रात में जब अद्विक आया तब देखा कोई नहीं था। हाँ रात के 10 बजे गए थे। वो कमरे में गया तो देखा, बालकनी में गया देखा फोन बगल में रखा हुआ था, हेडफोन लगा हुआ था और जागृति पंचाक्षर मंत्र आंखें बंद करके गा रही थी। जब मंत्र खत्म हुआ तो उसने आंख खोला, उसे लगा पीछे कोई है। उसने उठ के कुर्सी से अद्विक को देखा और कुछ नहीं बोली और सर झुका के चली गई नीचे। अद्विक भी फ्रेश होने चला गया। जब थोड़ी देर बाद आया तब देखा काफी टेबल पर खाना और पानी रख रही थी। जागृति ने शोभा जी को सोफा और कॉफी टेबल वापस रखा दिया कि उसे सोफे में बैठ के पढ़ने का आदत है, और अद्विक भी ने सोफा देख के समझ गया ये काम जागृति का है। वो सोफे पे बैठ गया और जागृति जाने वाली थी। अद्विक बोला, खाने तक साथ बैठ जाओ। तब जागृति भी बैठ गई। अद्विक तो खुश हो गया, फिर पूछा, खाना खाया तुमने? जागृति ने हाँ कहा। फिर दोनों शांत हो गए। जागृति बीच बीच में सब्जी और रोटी दे रही थी। अद्विक उसका हौंठ पकड़ के रोक दिया और बोला, बस हो गया। जागृति जल्दी से हौंठ छुड़ाई और बोली, सॉरी, और बर्तन ले गई। और अद्विक अपने खाली हौंठ को देखा, फिर कुछ सोच के वॉशरूम में गया और फिर आके बिस्तर पर सो गया। जब जागृति ने देखा अद्विक सो गया, वो गद्दा बिछा के, क्योंकि उसे पसार के सोने का आदत था, तो नीचे सो रही थी, सो गई और चादर को कस के पकड़ के सोई थी। अद्विक कुछ देर बाद उठ के देखा, क्योंकि वो सोया नहीं हुआ था। वो जब हर जगह देखा पर जग्गू नहीं दिखी, तब उसे नीचे सोते हुए मिली उसकी बीबी। वो सोचा वो इससे इतना क्यों डरती है, या वो शालू वाले कांड के वजह से उसने जी भर के समीर और अक्षय को गाली दिया। फिर जागृति को देखा जिसके नींद में सुकून नहीं था और चादर कस के मुट्ठी में पकड़ा हुआ था। अद्विक सोच में पड़ गया, फिर सो गया। 4 बजे फिर जागृति की नींद खुला और महादेव का नाम लेके उठी और वॉशरूम में जाके फ्रेश हुई और छत पे जाने से पहले एक नज़र अद्विक को देखी और रूम से निकल गई। उसके थोड़े देर बाद अद्विक उठा और देखा कि उसकी बीबी गायब है। वो हर जगह खोजा, कहीं नहीं मिली। जब वो वॉशरूम में जाने वाला तब याद आया, छत पे गया तो देखा उसकी बीबी मेडिटेशन कर रही थी। बाल हल्के हल्के उड़ रहे थे, चेहरे पर पसीना चमक रहा था सूर्य के रोशनी से, और उसके कान में हेडफोन था जिसने ओम का आवाज आ रहा था। अद्विक बस अपनी बीबी को देख रहा था जो उसे बहुत आकर्षित लग रही थी।
वो 10 मिनट उसे देख रहा था। वो हैरत में था, इतना कंसंट्रेशन कैसे। एक बार भी पलकें नहीं हिली। जब उसे लगा कि वो आंख खोलने वाली है, चुपके से जाके दीवार के पीछे छुप गया। फिर मन में सोचा, अपनी ही बीबी को चोरों की तरह देख रहा हूँ, क्या किस्मत है मेरा। जागृति आंख खोली, उसके आंख में चमक दिख रहा था और उठ के दाएं मुड़ के सूर्य देव को प्रणाम किया और नीचे चल गई। जब रूम आए तब अद्विक को न देख के अपने धीरे से बोली, इतना आसान नहीं मेरे बारे में जान जाओ जब तक मैं ना चाहूँ। वो बाथरूम में चली गई और वो साड़ी ठीक करते आ रही थी तब अद्विक भी आ गया रूम में। उसने जब जग्गू को देखा और उसकी नज़र उसके पेट पर गई जहां नाभि के बगल में तिल था, जग्गू तो अद्विक को देख के पलट गई और अद्विक आगे बढ़ने लगा। जब जग्गू को किसी के सांस महसूस हुआ तो वो आंखें बंद कर ली, पर अचानक से उसे कुछ याद आया। वो भाग गई बाथरूम में और अद्विक जो आंखें बंद करके अपनी जागृति के बालों के खुशबू सूंघ रहा था, जब उसे महक नहीं आया और उसे अपने पास खाली से लगा, वो आंख बंद किया था खोल दिया। वहीं जागृति नहीं, जग्गू नहीं, मत भूल, कुछ कोई मायने नहीं रखती ये सब। वो थोड़ी देर बाद बाहर आई और देखी अद्विक बाहर है, फोन पे बात कर रहा है। तो उसने जाके सिंदूर लगाया, चूड़ी और पायल पहने, बिंदी लगाए और चली गई। अद्विक भी तब से जागृति को देख रहा था। फोन रखना के बाद उसकी नज़र न चाहते हुए भी उसके पेट के पास तिल पे चला जा रहा था, जैसे नज़र का टीका लगा हो, और गले के भी तिल जो ढोलना को सुंदर बना रहा था। तब फिर उसे महादेव की आरती सुनाई दी। जब सब नाश्ता कर रहे थे तभी कॉल बेल बजा। आखिर जागृति क्या करती फोन से और अब कौन आया जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। मेरे बीवी के तूफान। सब नाश्ता कर रहे थे तभी कॉल बेल बजा। तब जब जागृति जब जाने वाली थी तब शोभा जी बोली, तुम खाओ मैं देखती हूँ। जब दरवाजा खोली तब सब ने उनके पाँव छुए और शोभा जी ने कहा, आओ अंदर। तब सुअर बोली, अरे आंटी आप ये बताइए हमारी लड़की आपको तंग नहीं किया ना। तो सोमू ने सर पीट ली और शोभा जी हंस दी। तब शोभा जी बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो जागृति को बुलाई तब सब आए तो सारी लड़कियों ने राजेश जी के भी पैर छुए और जब अद्वैक ने उन्हें देखा तो कहा, लो आ गए बीबी के तूफान। उन लोग ने अद्वैक और वेद को हाय किया। तभी सुअर ने जब जागृति को देखा वो टी शर्ट लोअर में है तो बोली, जग्गू मेरी जान, मैंने तुझे ये संस्कार नहीं दिए थे कि तू ये कपड़े पहन के अपने ससुराल में रह। तब पुन्नी बोली, ये पिटेगी। सोमू बोली, ये अपने सोते हुए काल को जगा रही है। तब जग्गू ने एक भावों को उठा के देखा, ये चीज शोभा और राजेश जी और वेद को छोड़ के सबने देख लिया। पुन्नी बोली, मैं क्या बोली थी। सुअर स्वर्णा तो डर गई और अद्विक सोचा, तुम क्या हो बीबी। शोभा जी बोली, अरे नहीं बेटा, वो हमने कहा था बाकी मेरी बेटी बेस्ट है और सुत्तू क्यों नहीं आए। तो पुन्नी बोली, वो उसके परीक्षा कल से है। तो शोभा जी बोली, कोई नहीं, वैसे तुम लोग जागृति के रूम जाओ के नाश्ता भेजवाती हो। तब सोमू बोली, नहीं आंटी जी, हमें जग्गू को लेके बाहर जाना था। पुन्नी के बड़ी बहन का शादी है तो पटना में कपड़ा लेना और जग्गू की चूज बेस्ट रहती है। पूर्णिमा पुन्नी बोली, हाँ आप लोग को आना होगा और हम लोग बहुत दिन से साथ नहीं रहे और फिर कब मिलना हो को हम तीनों चले जाएंगे। ये सुन के जग्गू ने मुट्ठी कस ली। अद्वैक बस जागृति को देख रहा था। तो शोभा जी ने कहा, अरे इतना क्या सोचना, अभी नहीं घूमोगे फिरोगे तो कब। और जागृति तुम साड़ी मत पहनना और हाँ बस जल्दी आ जाना। और वो जो होता है ना जहाँ बच्चे नाचते और खाते हैं। तब सुअर बोली, क्लब। तब शोभा बोली, हाँ आज जाओ एंजॉय करो, दिन भर घर में रहती हो। तब पुन्नी बोली, आंटी आप तो रॉक स्टार हो, आप भी चलो। तब शोभा जी बोली, अरे नहीं मैं जा रही हूँ किट्टी पार्टी में। तब सोमू बोली, तो नेक्स्ट टाइम पक्का रॉक स्टार। और सुहासनी आंटी ने कुछ गिफ्ट्स भेजवाए हैं। रॉक स्टार सुन के तो शोभा जी पूरा खुश हो गई और बोली, क्या तुम लोग भी। और बोली, गिफ्ट्स की क्या जरूरत थी। फिर बोली, जाओ जागृति के कमरे में रेडी हो और जाओ और वेद अद्वैक ये दोनों ट्रॉली और ये बैग रूम में ले जाओ। तब जग्गू बोली, नहीं माँ, सुअर लेके जाएगी, इसे पसंद नहीं कि इसका आधा अधूरा काम कोई और करे, संस्कारों के खिलाफ है। क्यों सुअर। सुअर बोली, यार तूने तो मुझे अपने ससुराल में भी सुअर नाम से फेमस कर दिया, मैं खुद का असली नाम भूल गई, क्या नाम था मेरा। तो पुन्नी बोली, सुवर्णा सिंह। तब स्वर्णा बोली, हाँ सुवर्णा, एक मिनट, मेरा नाम स्वर्णा है ना। फिर पुन्नी को घुरी। सब हंस दी और जग्गू को तो बस हल्की मुस्कान दी। फिर बोली, चलो ट्रॉली में बड़ा वाला उसे पकड़ा दी और आगे बढ़ गई। सबने तरस से देखा स्वर्णा को। जब वो लोग अंदर आए तब जग्गू बोली, क्या तूने मुझे संस्कार दिए है सुअर। तब सोमू बोली, मैंने बोला था मुंह बंद रखने पर इनका भोंपू बंद हो तब ना। जग्गू ने बोला, बढ़िया है, बहुत दिन से मैंने भी किसी का क्लास नहीं लगाया, तो सुअर तुम्हें नामकुम के बाजार में छोड़ आऊं जहां सुअर कटाता है। तो सुअर बोली, यार जग्गू तू मजाक नहीं समझती, तू तो मेरी जान है ना। और बोल के गले लग गए। उन्हें देख के पुन्नी और सोमू भी लग गई। तो जग्गू बोली, एक मिनट, कुछ गलत है। तो सोमू बोली, क्या। जागृति। जग्गू बोली, तुम लोग गले लगे रहो। वो बाहर निकली और अचानक से पीछे से गले लग गई तीन लोग के एक झुंड को और बल ने अपना काम दिखाया। चारों बेड पे गिर गए और सुअर नीचे दब गई, पर चारों हंस रहे थे। सुअर बोली, यार नामकुम का जरूरत ही भी, ऐसे ही दब के मर जाऊंगी, फिर आना 13वीं में। तब जग्गू बोली, 13वीं में क्यों, पूरा 13 दिन आएंगे, फ्री में खाना मिलेगा तो, और साथ में मोहल्ले वालों को भी ले लूंगी। क्यों सोमू। पुन्नी बोली, हमारा मत आपको जाता है जग्गू दादा। तब सुअर बोली,
तुम लोग ऐसे ही मरे हुए को जिंदा करके मार दो बस 13वीं के खाने के लिए फिर। तो जग्गू बोली, वो तू ही होगी। सब हंसने लगे। तब जग्गू बोली, वो पैसे कहा है? अरे पूरा मिला के मेरा 12,000 हुए। वो स्टेज वाला और मोबाइल छुपाई के आइडिया मैंने दिया था, वो भी फूल प्रूफ। फेल तो होगा ही नहीं, वरना जूता चुराते तो ऑनलाइन से मंगवा लेते। जूता तो कुछ नहीं मिलता, निकालो पैसा। तब सोमू बोली, ये लो जग्गू पूरे है। जागृति पूछी, माँ पापा ठीक है ना? तब सोमू बोली, हाँ, और हम लोग पटना में ही रहेंगे, ट्रांसफर करवा लिए, अगले महीने शिफ्ट करेंगे। तब रूम में अद्विक आया तो सब तरीके से बैठ चुके थे। अद्विक तो बाहर बात सुन के हैरान था कि मोबाइल छुपाए और स्टेज के रस्म का पैसा का आइडिया जागृति का है, ऊपर से ये लोग यहाँ 13वीं का बात कर रहे हैं, पूरी गैंग इनकी पागल हैं। वो उन लोग को देखा, सबने थोड़ा बहुत बात किया, हाल चाल। अद्विक बोला, जागृति तुम तैयार हो जाओ, बोल के चला गया। जागृति ने पुन्नी को दरवाजा लगाना कहा और बोली, तुम लोग उन दोनों को लाए हो ना? तो वो लोग बोली, हाँ। तब अपने बैग से कपड़ा निकाली और पहनने लगी। तो सुअर बोली, कैसा रहा सुहागरात? तो जग्गू को कपड़े पहनते देख। सोमू बोली, देख के पता चल गया कुछ नहीं हुआ है, एक भी लव बाइट्स नहीं है। जब वो लोग रेडी होके निकली तब अद्विक आया और बोला, मुझे कुछ देर के लिए अपनी बीबी चाहिए। तब सुअर बोली, हाँ ठीक जीजो, ले जाए अपनी बीबी को, आप भी क्या याद रखेंगे कि आपकी शालियों का दिल बहुत बड़ा है, और बोल के हंस के निकल गई। तब अद्विक जागृति को देखा, वो चेक शर्ट और ब्लैक जीन्स के बेल्ट में शर्ट के आखिरी छोर को इन किया था, पैरों में स्नीकर्स, बालों को हाफ जुड़ा करके बाकी खोल रखा था, बस माथे में सिंदूर, हल्की लिपस्टिक और हॉन्थ जो फूल बाह थी उसमें चूड़ी था। जग्गू सर झुकाए थी, वैसे ही चेहरे में न बराबर भावनाएं और आंखें खाली। तब अद्विक जागृति के पास आया और जग्गू के कमर पकड़ के करीब कर बोला, अपना ख्याल रखना, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना। तब जग्गू बोली, मन में हमें प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम को हम होते हैं। और फिर जग्गू के गाल पे एक हॉन्थ रखे और दूसरा हॉन्थ कमर पर रखा हुआ था। अद्विक बोला, कैसे जाओगे, कार से ड्रॉप कर दूं? तो जागृति न करते हुए बोली, वो लोग लेके आए हैं। तो फिर अद्विक थोड़े पास आके, आइडिया अच्छा देती हो, फेल नहीं होता। तब भी कोई रिएक्शन नहीं दी, जागृति बस जमीन को देख रही थी और मन में बोल रही थी, यार मुझे जाना है। तो आगे अद्विक ने फ़ोन लेके कॉल किया तो जागृति अपना फ़ोन निकाली जिसमें अननोन नंबर शो हुआ। तो वो बोला, नंबर मेरा है, सेव कर लो। जागृति ने हाँ बोला और सोची, इस महाशय के पास नंबर कैसे आया, अच्छा दोस्तों की करनामी है। फिर अपने पॉकेट से अद्विक ने कार्ड निकाला और दिया, लो जरूरत पड़ेगा। तो जागृति बोली, नहीं मुझे जरूरत नहीं, आप एक लीजिए, मेरे पास मेरा है कार्ड, अभी जरूरत नहीं है, बोल के जाने लगी। तब अद्विक उसका हॉन्थ पकड़ के खींच लिया अपने तरफ, उसे लगा वो आके उसके बाहों में गिरेगी, पर किस्मत खराब, खुद को संभाल ली जागृति और मन में बोली, आदमी पागल है क्या? पर हाँ, करीब आ गई, नजरें अभी भी नीचे थे जागृति के। तब अद्विक बोला, क्यों नहीं ले सकती? तो जागृति ने कहा, जब हम अपनी चीजों पे हक नहीं जमाते तो फिर ये तो हमारा है ही नहीं। ये बोल हॉन्थ छुड़वा के चली गई। तब नीचे सुअर बोली, इतना वक्त? जागृति बोली, कुछ नहीं, उन्हें कुछ फाइल्स चाहिए था और ज्यादा इंक्वायरी की तो तेरे शादी में क्या करूंगी मुझे तो नहीं पता, इतना पक्का है कि हमारा फुल ऑन मनोरंजन। तब सुअर बोली, क्या तू भी जग्गू? आखिर किसे लेके आए हैं ये जग्गू के तूफान, यारों की यारी। असली जिंदगी वहीं जहां दिल मिल गए, जो बदमाशी और जिंदगी यारों के यारी में है, वो कोई जन्नत में भी नहीं, दोस्तों के साथ तो झन्यूम भी कबूल है। तभी वेद आया, बोला, भाभी माँ आप तो अच्छी लग रही है। तो जागृति ने वेद के गाल पे हॉन्थ रख के कहा, वेद भैया आप अपना और सबका ख्याल रखना, खाना खा लेना, ऑफिस से जल्दी आ जाना। तब वेद बोला, जी भाभी। फिर बोला, आप लोग कैसे जाओगे? तो पुन्नी बोली, चलिए मैं दिखाती हूँ। वो लोग घर से बाहर निकले तो 2 बुलेट थे। तो सोमू बोली, देखिए ये भैरव जो हमारी जग्गू का है और ये आंधी हमारी सुअर का है। तब वेद, भाभी मुझे कब घुमाओगी? तो जग्गू बोली, मैं माँ पापा से बात कर ये भैरव को यहाँ रख लूंगी, फिर आपको ले जाऊंगी। वेद पूरा खुश हो गया और बोला, ठीक है। और जग्गू ने अपने हॉन्थ के स्लीव्स मोड़े जिसमें उसका कड़ा दिखा और हॉन्थ में कला धागा, उसने चूड़ी दोनों हाथ में दो डाले थे, एक साइड का शर्ट जो इन था वो बाहर निकाला और वेद को बोली, वेद भैया मत बताएगा प्लीज। वेद भी मान गया, ये शर्त पे कि आप ऐसे तैयार होके मुझे राइड पे ले जाओगे। तो जागृति भी मान गई। उसने बुलेट में बैठने से पहले भैरव को हाथों से छू के सर, फिर गले के पास हॉन्थ लगाया, फिर बैठ गई और बोली, पुन्नी बैठ। फिर चश्मा और हेलमेट लगाई और एक किक में बुलेट स्टार्ट किया और वेद को टाटा किया और चली गई। उसके बुलेट के पूछे भैरव और स्वर्णा के बुलेट के पीछे आंधी लिखा हुआ था। वहीं बालकोनी से अद्विक ये अब एक रहा था, हैरत में, कौन हो तुम? जागृति सांडिल्य। वेद घर आके बोला, पता है भाई, भाभी के पास भैरव मतलब बुलेट है जिसपे वो मुझे राइड देगी। अद्विक मन में बोला, हमारा साला कोई इज्जत ही नहीं है। तब वेद बोला, भाभी बोली, सबको खाना खा लेने ये जिम्मेदारी मुझे दे के गई है, तो चलो, माँ तो पार्टी में गई है, पापा काम से बाहर, तो चलो खाते हैं हम दोनों भाई। अद्विक खाने के मेज पे जागृति को मिस कर रहा था। फिर वेद बोला, इतना बैग भाभी कहाँ लटकी है ना, सामान होगा, कपड़े शू वगैरह।
तब जागृति बोली, कहाँ चलना है? तो सब बोले शॉपिंग। एक मॉल के पास रुके और बुलेट पार्क करके अंदर गए और शॉपिंग की। पुन्नी, सोमू और सुवर ने की, पर जग्गू उनको बता रही थी कौन सा उसे 2 साड़ी पसंद आया, उसने ले ली। और एक जगह से 2 शर्ट, एक टॉप और 2 शर्ट और लीपे करने के बाद वो लोग फूड कोर्ट गए, ढेर सारा खाना मंगवाए और सब खत्म हो गया। तब वो लोग वहीं के क्लब में गए, सामान डिपॉजिट कर दिए और स्टेज पे जाते ही गोविंदा जी के गाने बजाने कहा। फिर तो सब जो नाचे सिवाय सोमू के, वो बस रिकॉर्ड कर रही थी और हंस रही थी। वो लोग भी बहुत दिनों बाद जग्गू को खुल के जीते देखा। जब नागिन की धुन बजी तब तो सुअर पुन्नी नागिन बन गई और जग्गू सपेरा ऐसे नाचे कि भगवान शिव धरती पे आके बोलते, मांग लो वर क्या चाहिए, बस नाचना बंद करो। फिर एक से एक आवारा सॉन्ग बजा। ये लोग अपने आवारगी पे आ गए और इनकी हेट जग्गू जो थी नहीं भी नाचने के मूड में थे, वो लोग भी नाचने लगे। पूरा जो क्लब शांत था। इन चारों के आने से पहले, इनके आने के बाद आग लग गया था। वो लोग शाम के 6 बजे वो लोग वहां से निकले और 7 बजे घर पहुंचे। चारों बहुत थके हुए थे। शोभा जी बोली, आज रुक जाओ, कल जाना। जब वो तीनों एक कमरे में रुके, आद्विक और वेद आए नहीं थे। तो जागृति फ्रेश हुई, कपड़े चेंज किए और सामान लेके शोभा जी के रूम गई और दरवाजा खटखटाया। तब शोभा जी बोली, आओ बेटा। तो गई। जागृति बोली, माँ आपके लिए, पापा वेद भैया के लिए, और बोल के रुक गई। फिर उसने एक साड़ी उन्हें दिया, जिसे देख के शोभा जी खुश हो गई। और फिर राजेश जी के लिए शर्ट दिया। तभी वेद आ गया, बोला, मेरे लिए कहाँ? तो उसे बैग पकड़ा दी। तब शोभा जी बोली, पर इतना खर्चा क्यों? तो जग्गू ने कहा, माँ बस पसंद आ गया तो ले लिया, आपको पसंद नहीं आया तो? शोभा जी उसके सर पे हाथ रख के बोली, बहुत सुंदर है, मेरे बेटी की तरह। और वेद तो अपना शर्ट देख के खुश था और गले लगते हुए कहा, अब से मेरा शॉपिंग आप ही करना। ऐसे तो मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर ये शर्ट पहनने के बाद तो मैं और हैंडसम लगूंगा। फिर राजेश जी भी आए, वो भी शर्ट देख के खुश हो गए। रात के 10 बजे अद्विक आया, देखा कोई नहीं है, उसे लगा सब खाना खा के सो गए होंगे। और मेरी बीबी भी वो रूम में गया, देखा रूम भी खाली है। तब वो फ्रेश होने गया, जब आया तो देखा जागृति खाना लगा रही थी, आंखों में थकावट नहीं था। वो खाने बैठा तो बगल में जागृति भी बैठ गई। तो अद्विक बोला, खाना खाया तुमने? तो जागृति बोली, हाँ। आद्विक बोला, एंजॉय किया आज? जागृति बोली, हाँ। फिर दोनों खामोश थे। खाना हो जाने के बाद वो प्लेट्स ले गई और 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, अभी तक जागृति नहीं आई। तो आद्विक कॉल किया, तभी सामने से आवाज आया, हाँ कौन? तो अद्विक बोला, कमरे में क्यों नहीं आई और नंबर सेव क्यों नहीं किया? जागृति बोली, आप? तो अद्विक बोला, आओ कमरे में फोन रख दिया। वहीं जग्गू मन में, ये महाशय को दिक्कत क्या है? तब सोमू बोली, क्या हुआ? तो पुन्नी बोली, शरारती मुस्कान के साथ, सोमू किस और क्या? जग्गू बोली, हाँ क्यों नहीं पुन्नी, रीना दी के साथ साथ तुम्हारा भी शादी किए देते हैं, बड़ा पता है ना। पुन्नी बोली, यार तू भी अच्छा मजाक करती है, और खिशानी हंसी हंसने लगी। बाकी तीनों उसे घूरे तो शानत हो गई, फिर वो तीनों हंसने लगे। जग्गू बोली, शक्ल देखो इसका। पुन्नी का चेहरा एकदम सिकुड़ के छोटा हो गया, सब उसके गले लग गए और साथ में गद्दे पे गिर गए और फिर बोले, ज्यादा नौटंकी नहीं रे बाबा। चारों हंसने लगे। फिर जग्गू बोली, आती हूँ। जग्गू बोली, मैं आती हूँ रूम से। वो जब रूम में गई तो अद्विक बोला, कहाँ थी? तब जागृति बोली, दोस्तों के रूम में, कल चली जाएंगी ना? आद्विक बोला, और नंबर क्यों नहीं सेव किया? तो जग्गू ने मन में बोला, मन नहीं किया, इतना सवाल अगर करोड़पति में पूछे जाते मैं अमीर हो जाती। तो आद्विक बोला, कहाँ खोई हो? तो जग्गू बोली, कुछ नहीं, वो फोन हैंग मार गया था। आगे बोली, मैं जाऊं अब? तो अद्विक जग्गू को कमर से खींच के अपने से लगा के बोला, बीबी नजरें ऊपर करो। जागृति का चेहरा शांत था, वो बोली, मुझे छोड़े। आद्विक बोला, नहीं। तो जग्गू बोली, ठीक है, मैं माँ को बता दूंगी आप स्मोक करते हैं। तो अद्विक बोला, तुम्हें क्यों लगता है वो तुम पे भरोसा करेगी? तो जागृति बोली, ओके, ये कल ही पता चल जाएगा। और ये बोल खुद को छुड़वाए और चली गई। अद्विक सोचने लगा, इसे कैसे पता? जब एहसास हुआ तो देखा तो उनकी बीबी गायब है और बोला, हमेशा कैसे बच जाती है? तब जागृति रूम के जाती है, सोमू और पुन्नी के बीच में लेटती है। वो लोग जमीन में गद्दा बिछाए थे। तो सोमू पूछी, जग्गू तुझे रात में नींद आ रही है? तो जग्गू हंसते हुए, कहीं नहीं, नाइट मेयर आते हैं, वही धुंधला सा सो नहीं पाती और 4 घंटे ही सो पाती हूँ, पर आज तुम लोग होना, नींद भयानक आएगी। ये बोल अपना एक पाँव और हॉर्न सोमू पे रख दी। सोमू बोली, बस इसी का इंतजार था, और कान में कुछ बड़बड़ाई और पुन्नी को भी इशारा की, सुअर जो चादर ओढ़ के लेती थी उसको जाके तीनों गुदगुदी करने लगे। उनकी हंसी रूम तक रह गई, साउंड प्रूफ था। वो लोग जोर जोर से हंस रहे थे। मस्ती करने के बाद वो लोग सो गए। 1 घंटा बाद कोई रूम में आया और देखा आज जागृति के चेहरे पे सुकून है। वो सोमू पे हाथ पाँव घोड़ा तबेला रख के सोई हुई है, पर उससे पहले सुअर को सीमा से बाहर फेंक दिया गया था। पुन्नी, जग्गू, सोमू, फिर किनारे में सुअर सोई थी, जिसे जग्गू ने शायद लात मार के देश निकाला और बिस्तर निकाला कर दिया।
अद्विक को हंसी आ गई। तब पुन्नी दूसरे तरफ मुड़ के घिसक गई। मौका पा के जग्गू को गोद में उठा लिया और कमरे में ले गया और बेड पे सुला दिया और बोला, बीबी इतना आसान भी नहीं दूर जाना, और वहीं बगल में लेट गया। जागृति ने कश के टी-शर्ट पकड़ा हुआ था अद्विक का और फिर पाँव रखे अद्विक के पाँव पे और करीब आ गई और अद्विक जग्गू के तरफ मुड़ के लेटा हुआ था दाएं तरफ करके और जागृति अपना सर उसके सीने पे रब करने लगी। अद्विक को हंसी आ गई। उसे फिर आवाज आई, पुन्नी भाग, पुन्नी भारत माता की जय। अद्विक शोक में था, एक बार चेक किया, बोला, ये तो सो रही है, मतलब नींद में बोलती है। फिर हंसने की आवाज आई। अद्विक बोला, क्या हो तुम? तब आवाज आया तूफान। फिर अद्विक उसके सर सहलाने लगा तो आवाज आया, ऐसे ही सोमू 3 दिन से सोई नहीं और उस सुअर को मत सहलाना। और फिर सर रब करने लगी अद्विक के सीने पे। दोनों सो गए। फिर अचानक कुछ देर बाद वो इधर उधर मुड़ने लगी। उसकी पकड़ चादर पर मजबूत हो गई। अद्विक की नींद खुल गई। वो फिर से जागृति का सर सहलाने लगा, बोला, यही हूँ तो रिलैक्स हुई। जागृति सो गई। अद्विक बोला, तुम क्या दफनाए हो खुद के अंदर जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। फिर वो सो गया। जागृति की नींद 5 बजे खुली। वो महादेव बोली और उठ गई। देखी एक तो लेट हो गया और ये रूम में कैसे। वो अद्विक को देखी, उसे बहुत जोर से गुस्सा आया। मन किया धक्का मार दे। मन में सोच रही थी कोई शांति से रहने नहीं देता, कितना अच्छा अपने जिगर के टुकड़ों के साथ सोई थी, पर इस बंदर को पसंद नहीं आया। फिर गहरी सांस ली, खुद को शांत की। बालकनी में गई, भगवान सूर्य को प्रणाम की और फिर नहाने गई। वो मंदिर आई, पूजा की, सब लोग आ गए सिवाय सुअर के। शोभा जी बोली, ये स्वर्णा कहाँ है? तब जग्गू धीरे से बोली, कुंभकर्ण की बहन सो रही है अभी तक। तो सोमू बोली, वो सो रही है, उस हम में से कोई नहीं जगा सकता सिवाय जग्गू के। तो शोभा जी बोली, ठीक है जग्गू बेटा, जाओ सुअर मतलब स्वर्णा को उसे जगाओ। जग्गू ने हाँ कहा, रूम तरफ चल गई। पीछे पीछे सोमू और पुन्नी। वेद कोई ध्यान नहीं दिया। अद्विक भी था पीछे, उसे अपनी बीवी का कमाल देखना था। जग्गू चुपचाप रूम में गई, पानी उठाई और सुअर के मुंह पे उड़ेल दी। वेद और अद्विक अपने मुंह पे हौंथ रख दिए और बकी दोनों हंस रहे थे, पर सुअर तो सुअर है, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुंह पोंछ के सो गई। तब जग्गू उसे बिस्तर से नीचे उल्ट दिया और से ऊपर गद्दा रख दिया, पूरा अच्छा से कवर किया और उसके ऊपर बैठ गई। तुरंत सुअर उठ गई, बोली, जमीन के नीचे में दब गई और एक बैगे उठ गई और जग्गू को देखा और बोली, जग्गू क्यों ऐसे जगाती है, इंसानों की तरह जगाया कर। जग्गू बोली, तू इंसान होती तब ना इंसानों की तरह जगाती। हमारे ऊपर किस सुअर की आत्मा ने बाराती डांस किया था जो कुत्ते बिल्ली के जगह सुअर को पाल लिया? मतलब तुझे अब उठ, वरना तुझे तेरे रिश्तेदारों के पास भेज दूंगी। ये सुन के सब हंस रहे थे। अद्विक शोक में था कि उसको बीवी इतना कचड़ा करती है सबका। जब सोमू का ध्यान अद्विक पे गया तो बोली, इससे भी ज्यादा भयानक बोलती है। जग्गू उठते हुए, 20 मिनट में नीचे बाहर आ जाना। सुअर बोली, तू बोले मैं ना मानूं, ऐसा नहीं हो सकता, पर मेरा भगवान देख रहा है। अब सोमू बोली, हाँ किसी को अपना बैंड थोड़ी ना बजवाना है, और तेरे भगवान भी थक गए तुझसे। फिर सब हंसने लगे और हंसते हंसते अपने रूम तरफ चले गए। और जग्गू अपने रूम में जाके कुछ शॉपिंग बैग्स निकाले और रूम से निकल गई और सोमू और पुन्नी के रूम में गई और बोली, ये पैकेज माँ पापा और सुत्तू को दे देना, और हाँ ये सब तुम तीनों को लिए। पीछे से सुअर बोली, मेरे लिए भी है क्या? तो एक बॉक्स पकड़ा दी जग्गू। तो वो लोग बॉक्स खोले, उसमें सोमू के लिए पायल था। सोमू को पायल बहुत पसंद थे, कम आवाज वाले। पुन्नी को हौंथ में ब्रेसलेट जिसमें एक रूबी रेड हंस बना हुआ था। और सुअर तो देखते बोली, जग्गू तुझे पता रहता है हमें क्या चाहिए, क्योंकि उसे गले का पेंडेंट मिला था। फिर वो लोग एक दूसरे के गले लगे। वहीं अद्विक के रूम में जब वो कबर्ड में नया चेक शर्ट दिखा, फिर सोचा ये कब मैं तो नहीं लाया। फिर खुश हो गया, जागृति लाई है, पर मैंने तो उसे कुछ नहीं दिया। वही नाश्ता हो जाने के बाद उसकी दोस्त लोग निकलने वाली थी, तब शोभा जी ने उन्हें गिफ्ट्स दिया और कुछ जग्गू के घर के लिए। उन्होंने सबके आशीर्वाद लिए। जब अद्विक के पास आए तो अद्विक ने भी उन्हें गिफ्ट्स दिए। तब जागृति बोली, माँ मैं भैरव को रख लूँ? तब वेद को छोड़ के सब उसे घूरे तो शोभा जी बोली, कौन भैरव? तब सबको बाहर ले गई। वहां बुलेट खड़ी थी जिसमें पीछे भैरव लिखा था। तब शोभा जी बोली, तुम्हें चलाने आता है? तो सुअर बोली, चलाना उड़ाना जानती है। तो शोभा जी बोली, कि शर्त पे मुझे इस पे किट्टी पार्टी पे तुम ले जाओगी और आइसक्रीम खिलाने। तो जग्गू ने सर हाँ में हिला दिया। सुअर बोली, जग्गू सुन, हम लोग निकलते हैं। वो लोग एक दूसरे को साथ में गले लगे। जग्गू बोली, घर पहुंच के। तब इतने में तीनों बोली, कॉल करना। फिर हंसने लगे। सुअर अपने बुलेट पे बैठी। अद्विक ने ड्राइवर को कह के कार से पुन्नी और सोमू को घर छुड़वा दिया था। वो लोग अपने अपने कमरे में पहुंचे। अद्विक ने बेड पे अपना वर्दी पस वॉच देखा और एक नोट जिसमें थैंक यू लिखा हुआ था। अद्विक मुस्कुराया और थाने के लिए रेडी होने लगा। क्यों दूर भागती हो? रात में जब वो आया तो देखा कि जागृति एक बुक मुंशी प्रेमचंद की पढ़ रही थी बालकनी में बैठ के। तो अद्विक ने खांसने का नाटक किया तो जागृति अपना बुक बंद किया और उठ के नीचे जाने लगी। तो अद्विक जग्गू को अपने तरफ खींचते हुए करीब किया और बोला, शर्ट बहुत सुंदर था, तुमने अपने लिए कुछ क्यों नहीं लिया? तो जग्गू बोली, वो मुझे जरूरत नहीं थी।
अद्विक उसके माथे के सिंदूर को देख पा रहा था तो उसने जग्गू के चीन को पकड़ के चेहरा ऊपर उठाया। जग्गू की आंखें वैसे ही खाली और शांत, चेहरा भी शांत, और बोला, बीबी मुझे क्यों नहीं देखती? तो जग्गू खुद को छुड़ाते हुए बोली, आप अपना वक्त जाया ना करें, आपकी गर्लफ्रेंड को अच्छा नहीं लगेगा और आपने मुझे दूर रहने कहा था और मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये बोल चली गई। अद्विक अपने गुस्से से आंख बंद कर लिया, बोला, क्यों दूर भागती हो? पर ये सच नहीं बताऊंगा, देखता हूं कब तक बर्दाश्त करती हो, और तुम छुपा क्या रही हो खुद बताओगी। और वॉशरूम में चला गया। 10 मिनट बाद जागृति आके रूम में खाना लाके रख दी, बिना कुछ बोले वहीं बैठ गई। अद्विक बोला, तुमने खाया? तो जग्गू ने हाँ बोला, फिर बर्तन ले गई। वो आके बाहर बालकनी में बैठ गई और गाना सुनते सुनते सो गई। जब अद्विक ने देखा उसकी बीवी है ही नहीं, वो बाहर गया और फोन के स्क्रीन ऑन थे जिसमें गैलरी में शादी के फोटो जिसमें सिंगल पिक्स थे जागृति के, जिसमें वो शांत थी। वो ऐसे ही स्क्रॉल किया, एक पिक शादी के बाद का येलो और ऑरेंज कॉम्बो का पहना था, उसमें बहुत सारे रैंडम पिक था। उसे देख मुस्कुरा रहा था अद्विक, और कुछ फोटो तो वो चश्मा लगा के क्यूट फेस बना के, एक हाथ में गन था और सोफे पे बैठ के पोज दिया हुआ था। गन वो असली था पर गोली नहीं, बैंक्वेट का ओनर राजपूत था तो उसके बैंक्वेट में लगी हुई थी, तो ये लोग उतार लाए। जग्गू ने एक पोज में गन नीचे किए हुए थे और सर हल्का नीचे, जिससे चेहरा दिख भी रहा था और नीचे भी था। वो पोज ही उसका दबदबा शो कर रहा था। चेहरा एकदम शांत, आंखों में चमक था। शादी में बहुत से फोटोज दोस्तों के साथ ही थे, कल का फोटो भी था। एक फोटो इन चारों का कैंडिड था, चारों एक दूसरे को एक के मुस्कुरा रहे थे, पर जग्गू शांत थी। कुछ सिंगल फोटोज थे और अभी तक कल के वीडियोज तो भेजे ही नहीं था, और भी पिक्स थे बुलेट के पास के जिसमें कुछ फोटो दोस्तों के साथ था। तभी अद्विक सिंगल पिक्स जागृति के सिलेक्ट किया और अपना नाम खोजने लगा, नहीं मिला और मन में बोला, बीबी क्यों ऐसा करती हो? फिर वो अपना नंबर डाला तो नाम देख के चौंक गया, वहां महाशय लिखा हुआ था। वो सोचा, कौन अपने पति का नाम महाशय लिखती है, बीबी बड़ी अजीब नहीं मिली है। तब गाना बंद हुआ, फिर बजाना हेडफोन पे तो कसमसाने लगी, अपना हौंत का मुट्ठी बना ली। जब अद्विक ने देखा तो सर सहलाया और गोद में उठा के बेड पे ले गया। जग्गू भी सिमट गई और बोली, सोमू लोरी सुनाना। फिर अजीब अजीब लग रहा है, ये बोल अपना सर रब करने लगी। फिर हौंत पाँव घोड़ा हौंती तबेला लेके अद्विक के ऊपर रख दिए और सर उसके सीने में छिपा दिए, और फिर नींद में बोली, सोमू तू उस दिन रेस्टोरेंट में अपने हौंत से खिलाया था ना, तू बहुत अच्छी है। अद्विक इस हरकत पे हंसने लगा, बोला, जग्गू तुम नींद में दिक्कत होता है? तो अद्विक को धीरे धीरे सांसों की आवाज आई, फिर बोला, बच्चा मैं हूं ना तुम्हारे पास। फिर सोच के बोला, मैंने ही बेकार का शक किया, इसके कोई गहरे राज नहीं है, बस यहाँ सेट नहीं हो पा रही, वक्त लगेंगे घुलने मिलने। और जग्गू के पकड़ के सो गया। वहीं जग्गू अपने आंखें खोली, थोड़ी देर बाद खोली और मन में बोला, था ना, खुद पे शक नहीं होने दूंगी, और साइड होने का कोशिश की पर अद्विक नहीं छोड़ा तो वो भी हर मान के सो गई। ये सोच के कल से काम पर लगना है। अगले दिन अब उठी, पूजा पाठ करके नाश्ता करने के बाद शोभा जी को बोली, माँ मुझे कल से नौकरी ज्वाइन करनी होगी, लीव खत्म हो रही है। तो शोभा जी बोलो, ठीक है, वैसे स्कूल में बच्चे बहुत शरारती होंगे ना? तो जग्गू बोली, हाँ थोड़ा बहुत। वैसे कौन सा विषय पढ़ाती हो? तो जग्गू बोली, पॉलिटिकल साइंस। अद्विक मन में बोला, ये टीचर है, पति को ही नहीं पता उसकी पत्नी क्या करती है, इसलिए ये मेरा कार्ड लेने से मना कर दिया। फिर वो कमरे में आया, रेडी होके इंतजार करने लगा अपनी बीबी का, पर बीबी तो आई ही नहीं। डे से ही दरवाजा खोला, जग्गू जो बाहर से सारी संभाले आ रही ही, उसका ध्यान कहीं और था। वो अंदाज रूम का दरवाजा खोलने वाली थी, उसका फिर हौंत जाके अधिक के सीने पे रखा गया। उसे अजीब लगा, वो सोची थी ये दरवाजे में दिल कहाँ से धड़कने लगा। वहीं अद्विक तो थोड़ा हैरान हुआ, फिर सामान्य हो गया। जब जग्गू को एहसास हुआ तो हौंत हटाई और रास्ते से हटने वाली थी तो अद्विक ने उसका हौंत पकड़ के खींचा, करीब कर कमर पकड़ लिया, बोला, सुनो बीबी ख्याल रखना। जग्गू मन के, नहीं मैं तो अपने आप को छत से धक्का दूंगी। फिर अद्विक बोला, जल्दी आ जाऊंगा। तो जग्गू मन में, हाँ डे से मेरे बोलने से लेट से आएंगे और ये बंदर मुझसे दूर भी रह के बात कर सकता है, वो ये सब सोच रही थी। तभी अद्विक हल्का झुक के गाल पे किस कर चला गया। जग्गू को होश आया, वो अपने गाल पे हौंत रखी, बोली, चिपकू बेशरम बंदर। जग्गू फिर अपना बुक लेके पढ़ने लगी। रात में जब अद्विक घर लौटा, रूम में पहुंचा खुशी खुशी, ये सोच के बीबी उसका इंतजार कर रही होगी, पर उसकी खुशी चंद मिनटों की मेहमान थी। जग्गू और वेद जमीन पे बैठे जग्गू के दोनों ट्रॉली और एक बैग को घूर रहे थे, और वेद जग्गू को बोला, भाभी माँ खोलो ना जल्दी, बहुत सारे सामान होंगे। जग्गू बोली, वेद भैया मेरे शैतानों का नहीं पता, मुझे डराने के लिए बॉम्ब न डाल दी हो। तो वेद बोला, फिर तो वो कुछ नहीं खोलेंगे, वैसे भी डर के आगे जग्गू है मतलब जीत है। फिर दोनों एक दूसरे को देखे और फटाक से ट्रॉली खोल दिए। वेद बोला, क्या भाभी आप भी बेकार ही डर रही थी जब मैं था आपके पास? तो जग्गू बोली, हाँ मेरे होशियार भैया, आपके वजह से मुझे आज दिल का दौरा नहीं पड़ा। जब बैग खुला उसे देख के वेद चौंक गया और जग्गू संतुष्टि उसे चौंकते देख जो अद्विक दरवाजा के पास आया तो बैग में देखा हर सारा किताब था। फिर दूसरा बैग खुला जिसमें भी बुक और कॉपी थी। वेद बोला, भाभी आप घर से बुक मंगवाई हो? तो जग्गू बोली, हाँ डे से लगा वो संतुष्ट हो। फिर एक एयर बैग खोला, डे से ही खोला, मुक्का बैग खोलने के बाद गाल पे पड़ा और
वेद ने अपना चिल्ला के प्रतिक्रिया दिया और बोला, भाभी। जग्गू भी जल्दी जल्दी उसका गाल सहलाने लगी और बोली, मैंने क्या कहा था भैया, वो लोग शैतान की अम्मा हैं। और ये सब देख के अद्विक को, जो अपने भाई के मुंह के पड़ने पे हंसी आ रही थी, अब जलन मच रहा था। तो वेद वो एयर बैग देखा तो उसमें कपड़े थे। तो वेद बोला, भाभी आपको नहीं लगता कुछ गलत है? तो जग्गू असमंजस देखा, बोली, क्या? तो वो बोला, ये दोनों ट्रॉली में कपड़ा और एयरबैग में शूज होना चाहिए था, पर यहाँ उल्टा है। तो जग्गू बोली, मुझे कोई भी चीज़ ज़रूरत तक पसंद है। हाँ, मुझे किताबें और खाने का बहुत शौक है, बुलेट का भी है, तो वो मैंने खरीद ली। वेद बोला, आपने? तो जग्गू बोली, हाँ मैंने, और बोली, अभी भी दर्द हो रहा है? तो वेद बोला, नहीं भाभी, आई एम स्ट्रॉन्ग मैन। तब उन्हें पीछे किसी के खांसने की आवाज़ आई, दोनों पीछे पलटे तो वेद बोला, आप कब आए भैया? तो अद्विक बोला, जब तुम लोग का मुझ पर ध्यान नहीं था। तो वेद बोला, वैसे भी आप पर ध्यान देने लायक क्या है? अद्विक, रुक, तुझे बताता हूँ। पर उससे पहले वेद भाग गया। अद्विक जग्गू के पास बैठ गया और बोला, ये बुक्स लाइब्रेरी में रख देंगे साथ में? तो जग्गू बोली, नहीं, मुझे पसंद है कि मेरे सामान मेरे पास रहे, और दो बुक्स निकाली। तो अद्विक बोला, तो रूम में कहाँ? वो बोली, मेरा सामान पैक रहेगा, मुझे सब चीज़ पैक करके रखने का आदत है, बुक तो रहेंगे ही, बैग में कपड़े थोड़े बहुत कपबोर्ड में रख दिए हैं, और उठ के चली गई। शालू दी फुशिकी बॉम्ब, खामोश लोग कमजोर नहीं, बस वो समुंदर समेटे बैठे हैं। खामोशी तो वो तलवार है जिससे हर किसी ने शिकायत खाई है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अद्विक और जग्गू के बीच कम ही बात होती। जग्गू अपने स्कूल पे ध्यान दी हुई थी, उसे रात में अभी भी बुरे बुरे सपने आते हैं। वो रात में कभी कभी चिल्लाने लगती, पर अद्विक संभाल लेता। घर में सब उसे बेटी तरह मानते। वेद से भी अच्छा दोस्ती हो गया, पर ज्यादा वेद बोलता, ज्यादातर वो शांत रहती थी और वेद उसे हंसाया करता। जागृति भी सबकी फिक्र करती थी। एक दिन अद्विक को उसके पुलिस चौकी पे एक केस आया। ये केस हाई प्रोफाइल था। शहर का बड़ा व्यापारी राहुल सिंह मारा गया और उसके गले में एक हार था जिसमें एक फाइल लटका था। उस फाइल को लेके अद्विक पढ़ने लगा। उसके राहुल सिंह के अरे कर्मकांड का लेखा जोखा था, जिसमें रेप, ड्रग्स और फ्रॉड भी थे। इसका चर्चा पूरा शहर में हो गया। हालत बड़ी संदिग्ध थी। उसके शरीर पे जगह जगह गहरे घाव थे, लेकिन ऐसा लग रहा था उससे पहले उसे घसीटा गया है। पूरा इंक्वायरी वगैरह में लगा हुआ था, कोई सबूत भी थी है। शहर में उसके काले काम भी उजागर हो गए थे, जिससे राहुल सिंह का व्यापार डूब गया था। सबको पता चल गया था उसके बुरे काम जिनके साथ गलत हुआ। खुश वो थे, पर किसी को ही पता चला शेयर्स गिरने की जगह ये बर्बाद कैसे हो गया। अद्विक अपने काम के बहुत स्ट्रिक्ट था। पूरा शहर के चोर गुंडे डरते थे। जब वो पूछताछ करता तो सब डर के सब बात उगलने लगता। उस पे काम के स्ट्रेस ज्यादा था। काम से वो एक दिन मॉल गया, तभी वहां एक लड़की मिल गई। वो और कोई नहीं, शालू थी, जो उसे चिपकते रहती थी। अभी ओवरलोड मेकअप में थी और अद्विक के सिविल कपड़े में था। शालू को भी पता चल गया था अद्विक शादीशुदा है, फिर भी वो अपने लक्ष्य को पाने के प्रति दृढ़ निश्चयी थी। मतलब अद्विक को वो जाके गले लग गई। अद्विक उसे अपने से अलग किया और बोला, तुम यहाँ जो करने आए हो, मतलब शॉपिंग वो करो, मैं कुछ काम से आया हूँ। तभी वो थोड़े दूर में अपनी बीबी को देखा, जो लाइट येलो कुर्ती और ब्लैक जीन्स जिसे नीचे से फोल्ड किया हुआ था, बाल पोनी किए थे, सिंदूर लगाए हुए थे, आगे से दो बाल चेहरे पे आ रहे थे, सिंपल में सुंदर। वो सोमू और वेद के साथ। हाँ, सोमू और पुन्नी पटना काम के चलते शिफ्ट हो गई थी। उन्हें देख के अद्विक को एक आइडिया आया। वो शालू का हाथ पकड़ लिया और बोला, बहुत दिन बाद हम मिले शालू, और गले लग गया। सोमू और वेद को गुस्सा आया और नजर वो दोनों जागृति को देखा तो वो शांत थी। सोमू भी कुछ सोच के गुस्सा अंदर पी ली। दोनों अद्विक के पास पहुंची। अद्विक अलग हुआ तो शालू अकड़ के साथ जागृति और सोमू को देख के बोली, येस, उसने वेद को नहीं देखा, वो साइड में था। सोमू बोली, यार जग्गू, ये तो कुछ कहने से पहले ही येस कर दी। अद्विक को मन ही मन सोचा, ये लोग का स्क्रू ढीला है क्या, और वेद मुंह पे हंस दिया। तब सबका ध्यान वेद पे गया। फिर शालू बोली, यू बोथ आंटी जी, क्या चाहिए? मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ वक्त बिताने आई हूँ। ये बोल अद्विक का बांह पकड़ ली तो अद्विक मन में, लोगों ने सच कहा है, किसी को उंगली दो हाथ पकड़ लेता है, मेरा झूठ मुझे सच होते नजर आ रहा है, कहीं तलाक ना हो जाए। तब सोमू बोली, ठीक है नवजात शिशु, तुम अपने बॉयफ्रेंड को, जो अंकल है, आंटी से बात करने दो, क्योंकि उनकी बीबी हैं, और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ दूं, रास्ता भटक गई हो शायद। शालू चिढ़ते हुए, क्योंकि उसे अद्विक की बीबी से चिढ़ थी और ऊपर से बेइज्जती, गुस्से में बोली, यू ग्वार, और सोमू को तप्पड़ मारने वाली थी। पर अचानक से कुछ हुआ। शालू जमीन पे गिरी हुई थी। सबने देखा तो सोमू को जग्गू ने उसे अपने साइड किया हुआ था। कुछ समझ नहीं आया ना। 10 सेकंड रिवाइंड करते हैं कहानी में। शालू थप्पड़ मारने वाली थी तो जग्गू ने जल्दी से सोमू को पीछे कर शालू के बाएं गाल पे लगा दिया। आवाज तेज था। अद्विक ने अपने गाल पे हाथ रख लिया। वेद ने आंखों पे और बोला, व्हाट ए शॉट भाभी। और आज जग्गू के आंखों में तूफान दिखा था और चेहरे पे डेविलनेस। वो जाके शालू को कॉलर पकड़ के खड़ा की और सोमू को बोली, देखते हुए साला सब हमको समझा क्या है, शांति से बात करो, माथे पे चढ़ के नाचते हैं। और अजीब ढंग से शालू को देखी और बोली, इतना हल्का मारा था, दम लगा के मारते तो मारिए जाती, एगो फायदा होता, तेरा दिन भोज क्यों? वेद भैया सच कहा ना,
उसकी आवाज़ शांत थी पर मजाक उड़ाने वाली थी। वेद भी अपने भाभी का प्यारा देवर डे से बोला, हाँ भाभी, और 15 दिन बाद नॉन वेज का पार्टी अलग। शालू अपने होंठ के तरफ से खून साफ किया और चीखते हुए बोली, तुम जानती नहीं, मुझे जान जाओगी तो पैरों पे गिरोगी। जग्गू उसे छोड़ी हंसने लगी और जोर से सबको लगा वो पागल हो गई है, पर सबको ठंडे से खून जमने लगे। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई थी। अब सोमू को शालू को तरस से देखते हुए देखा। तब सबको जागृति की आवाज आई, जागृति सांडिल्य को आज तक किसी ने झुका नहीं पाया, तुम तो एक फालतू सी लड़की हो साला, जो देखने में भी माल नहीं, इतना खराब टेस्ट किसी का कैसे हो सकता है। अब आवाज में शांत और गुस्सा था, कड़क, और एक नज़र अद्विक को देखा। जागृति के आंखों में डिसैटिस्फैक्शन थे, जैसे उसे उसकी पसंद नहीं आई, और शालू को बोली, मैं तो यहाँ, इनका पस हटाओ। सुनो ध्यान से फूकी बॉम्ब, मुझे मारपीट पसंद नहीं, अपने सो कॉल जान से पूछ लेना, पर डोंट टेस्ट माई पेशेंस। इफ यू हिट माई ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आई शो यू माई हेल। और मेरा ईगो और गुरूर मेरे दोस्त मेरे अपने लोग हैं, तो नज़र भी उठाया, मैंने डेमो दे दिया है, एंड आई एम नॉट किडिंग फुसकी बॉम्ब। वो ये बात उसके कान में सामान्य से आवाज में बोली, पर बात में दम और अकड़ दोनों था। शालू की तो डर से रूह उसके शरीर से निकल गई और बात सुन सबने ली थी। जागृति ने हट के शालू को आंख मार के और एक तिरछी स्माइल के साथ चश्मा लगा के बोली, चलो सोमू, वेद भैया बहुत तमाशा हो गया, और आगे चल दी। सोमू ने शालू को कहा कि खुश नसीब हो कि उसने अभी तक जीजाजी से चिपकने का हिसाब नहीं लिया, क्योंकि उसके लिए फीलिंग के कोई मायने नहीं है, वरना उसकी मोहब्बत नफरत से भी ज्यादा खराब समझी। फुसकी बॉम्ब, ये बोल चली गई। फिर वेद ने अद्विक को पस दिया और कहा, नीचे गिरा था, देने आए थे। आगे बोला, भगवान आपका भला करे। अद्विक तो भूत बना खड़ा था कि बीबी उसकी इतनी बड़ी शैतान है, और फिर शालू ने उसे जगाया और बोली, तुम्हारी बीबी बहुत बदतमीज है, और रोने लगी। तो अद्विक को इतना गुस्सा आया और बोला, हाथ हटाओ मेरे कंधे से, और मुझे अपना बॉयफ्रेंड कैसे बताया, पागल हो क्या तुम? मेरी बीबी से आज तक मैंने गुस्से में बात नहीं की, तुम हो कौन जो उससे ऐसे बात करो जिसपे हौंत उठाई थी? ना तुमने बहन है वो मेरी, और अगली बार ऐसा कुछ किया मेरी बीबी से पहले मैं ही तुम्हें सबक सिखा दूंगा। उसे इस बात का तकलीफ था कि उसकी बीबी के अंदर फीलिंग्स के कोई मायने नहीं है, ये बोल निकल गया। शालू गुस्से और बदनामी से पागल हो रही थी। मैं तुम्हारा और तुम्हारी दो कोरी की दोस्त का जान ले लूंगी, फिर तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूँ। वहीं बाहर जागृति ने कहा, वेद भैया घर वालों को कुछ मत बताएगा, सब टेंशन ले लेंगे, नहीं अब इस बात पर जिक्र नहीं होगा कभी। दोनों ने हाँ कहा। वेद बोला, भाभी नाम बढ़िया था, और हंसने लगा। सोमू भी। जग्गू ने सोमू को पीछे बुलेट पे बैठने बोला, और वेद भी अपने बाइक पे बैठ गया। घर चले गए। जब अद्विक नीचे जग्गू से बात करने आया तो देखा वो लोग गेट से बाहर निकल गए थे। वो हताश हो गया, फिर सोचा घर गया तो क्या होगा घर में, क्या उसकी अद्विक कैसे मनाएगा अपने बीबी को? ये कत्ल कर कौन रहा है? अद्विक कैसे सॉल्व करेगा केस? प्रणाम। जब अद्विक नीचे जग्गू से बात करने आया तो देखा वो लोग गेट से बाहर निकल गए थे। वो हताश हो गया, फिर सोचा घर गया तो क्या होगा।